कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 46 चैप्टर 10 हमारा एजेंट वाला चैप्टर कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे सारे। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे, हमने डिस्कस करने थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनको आज डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे हम, चैप्टर 10 के ही एमसीक्यूज। और फिर अगर टाइम मिला तो चैप्टर 11 को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 11 में डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप स्टडी करेंगे। हालांकि सिर्फ डेफिनेशन मैंने प्लान की आज के लेक्चर में, लेकिन डेफिनेशन में ही इसके बहुत से कंसेप्ट्स और फीचर्स छुपे हुए हैं पार्टनरशिप के। तो स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर 10 एजेंट वाला चैप्टर था, उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे कुछ रह गए थे। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए थे? 12 कर लिए थे। ठीक है, ऑनवर्ड्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13, पारस कंस्टिट्यूट्स आसिफ एज हिज एजेंट टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ ए शिप बिल्डर। पारस ने अपॉइंट किया आसिफ को उसका अपना एजेंट, ताकि वो शिप बिल्डिंग का उसका बिजनेस उसका काम करे। विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर अंडर इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ आसिफ। हालांकि एग्रीमेंट में सिर्फ उसने इतना कहा है कि शिप बिल्डिंग का जो काम है वो उसने संभालना है। क्या एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कुछ काम ऐसे कर सकता है आसिफ जो कि मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में? बिल्कुल कर सकता है। वो किस तरह के काम कर सकता है? एग्जांपल दीजिए 2-3 ताकि कंसेप्ट का आइडिया हो। शिप बिल्डिंग के लिए नेसेसरी स्टेप्स जो भी होंगे, आपका आइडिया क्या क्या स्टेप्स होंगे? कोई लकड़ी वगैरह परचेज करना, मटेरियल परचेज करना शिप के लिए, लेबर हायर करना, शाबाश, ठीक है, सामान खरीदना, लेबर हायर करना, ये सारे हमारे नेसेसरी स्टेप्स होंगे जो कि वो काम करने के लिए जरूरी है। ये सारे उसके एम्प्लॉयड अथॉरिटीज में शामिल होंगे। यानी अगर वो ये काम करता है आसिफ प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो प्रिंसिपल उन एक्ट्स के लिए बाइंडिंग होगा। जिस वर्कर को भी इंगेज करेगा आसिफ शिप बिल्डिंग का काम करने के लिए, उसको सैलरी देने के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। जिस पर्सन से भी आसिफ एज एजेंट सामान खरीदता है, उस पार्टी को पेमेंट करने के लिए प्रिंसिपल पारस लायबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, परवेज टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ हिज एजेंट अनम। नो नोटिस टू दिस इफेक्ट वाज गिवन बाय परवेज। अच्छा, किसी एजेंट को अगर टर्मिनेट करें, क्या पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है? अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया और कोई दूसरी पार्टी ये समझती है कि ये एजेंट ही है और उसके साथ ट्रांजैक्शन करती है, तो कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा? इसे क्या कहते थे? एजेंसी बाय, ये हमने पढ़ा था, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय स्टॉपल। स्टॉपल वाला पढ़ा था, एजेंसी बाय नेसेसिटी पढ़ा था, एजेंसी बाय नेसेसिटी भी पढ़ा था। ये क्या मतलब? अच्छा, पेज देख के उसके ऊपर कोई लफ्ज लिखा होता है ना, उससे आप अंदाजा लगाते हैं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो कंसेप्ट ज़हन में कोई नहीं है। एजेंसी बाय नेसेसिटी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। खुदा का खौफ करें। तो फिर आपने ये कैसे कहा कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? हमने कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें आपको एग्जांपल दी थी कि मुल्तान से चला आम बेचने के लिए और रास्ते में फैसलाबाद पहुंच के आम खराब। और डीप फ्रीजर वाली एग्जांपल याद है? वो डीप फ्रीजर वाली एग्जांपल किस कंसेप्ट में दी थी? एजेंसी बाय नेसेसिटी में। एजेंसी बाय नेसेसिटी है, एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी एक ही कंसेप्ट है। अच्छा, अल्टरनेट टर्म यूज कर ली, कोई बात नहीं। तो एजेंसी बाय नेसेसिटी या एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी एक ही बात है, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि इमरजेंसी के वक्त या जब जरूरत पड़े प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए, उस वक्त एजेंट अगर चाहे तो कोई ऐसा एक्ट कर सकता है जो उसकी अथॉरिटी से बाहर है, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं। यानी नॉर्मल रूल क्या है? एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर कोई भी एक्ट करेगा, अथॉरिटी से एक्सीड नहीं करेगा। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो वो खुद लायबल होता है। और जनरल कंसेप्ट यही है ना? क्या नॉर्मल रूल है, कंसेप्ट है? एजेंट अपनी अगर अथॉरिटी से एक्सीड करेगा तो उसके लिए वो खुद प्रिंसिपल लायबल नहीं है। अथॉरिटी के अंदर एक्ट करेगा, प्रिंसिपल लायबल है उसके एक्ट के लिए। थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट किया अपनी अथॉरिटी के अंदर, प्रिंसिपल लायबल है। और अगर थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया अथॉरिटी से एक्सीड करते हुए, प्रिंसिपल लायबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी में या इन नेसेसिटी में एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, लेकिन स्टिल प्रिंसिपल लायबल है उसके एक्ट्स के लिए जो उसने किए थर्ड पार्टी के साथ। है ना जी बात? कि नॉर्मली तो एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो प्रिंसिपल लायबल नहीं है, वो खुद लायबल है। लेकिन ये ऐसा केस है जिसमें एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करेगा और इसके लिए लायबल प्रिंसिपल होगा, वो खुद नहीं होगा। लेकिन इसकी कंडीशंस हैं, इसे कहते हैं अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। पहली कंडीशन, रियल इमरजेंसी होनी चाहिए, यानी वाकई इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए। वाकई ऐसा हो कि अगर लाहौर तक पहुंचे तो वो जो पेरिशेबल चीज है वो खराब हो जाएगी। दूसरा, प्रिंसिपल को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की गई हो। और तीसरा, in the best interest of principal to avoid from loss,
टू अवॉइड लॉस से बचाने के लिए। ठीक है, यही केस अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि प्रिंसिपल ने कहा था लाहौर जाके बेचना, फैसलाबाद में एक ऐसा कस्टमर मिल गया जो ज्यादा पैसे देने को तैयार है, चीज खराब नहीं हो रही, वो ज्यादा पैसे देने को तैयार है, एजेंट ने उधर ही बेच दी है प्रिंसिपल को मुनाफा पहुंचाने के लिए, तो क्या ये उसकी अथॉरिटी में नहीं? यहां पे ये अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये टू प्रिवेंट प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। इमरजेंसी सिचुएशन तो वही होती है ना जिसमें आग लगी हो, जिसमें तबाही हो रही हो। जिसमें तबाही नहीं हो रही वो इमरजेंसी सिचुएशन थोड़ी होगी, वो इमरजेंसी सिचुएशन। भाई बात समझ आ रही है? ज्यादा प्राइस का ग्राहक मिल गया, ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन चीज खराब हो रही है, अगर फौरी ना बेचा तो प्राइस कम हो जाएगी, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। अब बताइए ये पढ़ाया हुआ था कि नहीं पढ़ाया हुआ था? ये हाल आपको ये ही नहीं पता कि एक दिन पहले पढ़ाया क्या था। और इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा था? पेरेंट अथॉरिटी। ये भी आपको नहीं याद होगा। जरा किताब को देख के बताइए मुझे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने, वैसे तो आपको पता नहीं होगा क्या कंसेप्ट था ये। जाहिरी तौर पे जिसमें एक पर्सन जो हमारा एजेंट नहीं है उसको पहली चीज थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट किया एज एजेंट, और दूसरी पार्टी इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे थर्ड पार्टीज ने एजेंट के साथ एग्रीमेंट किया। हमें प्रिंसिपल समझते हुए, उसे हमारा एजेंट समझते हुए थर्ड पार्टी ने उसके साथ एग्रीमेंट किया। तो अब हालांकि हमारा एक्चुअल एजेंट नहीं था, लेकिन हम थर्ड पार्टी को लायबल हैं कि नहीं? ये है एजेंसी इन केस ऑफ स्टॉपल। नहीं समझ आई ना? अच्छा, इसमें क्या फर्क, दोनों में क्या फर्क था? अच्छा बताइए ज्यादा सीवियर सिचुएशन कौन सी आपको लगी दोनों में? पहली सिचुएशन ये है कि एक पर्सन हमारा एजेंट नहीं है और वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, ये ज्यादा सीवियर है, या कि दूसरी वाली कि जिसमें एक पर्सन हमारा एजेंट ही नहीं है लेकिन हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं अपना एजेंट और वो हमारे बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर रहा है? दूसरी वाली ज्यादा, क्योंकि दूसरी वाली में हम उसके हर ट्रांजैक्शन हमारे ऊपर बाइंडिंग है। पहली वाली सिचुएशन में कुछ ट्रांजैक्शन बाइंडिंग है, कुछ नहीं है। जो अथॉरिटी के अंदर करेगा वो बाइंडिंग है, जो अथॉरिटी से एक्सीड करेगा बाइंडिंग नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कंसेप्ट सिर्फ वैसे ही डिस्कस किया, आपको फर्क समझ आ रहा है? तीन कंसेप्ट्स में केस स्टडी में पहचान लेंगे एजेंट एक्सीडिंग अथॉरिटी का केस कौन सा है, इमरजेंसी वाला केस कौन सा है, और पेरेंट अथॉरिटी एस्ट्रोपल का इसका नाम दिया उसने, एजेंसी बाय एस्ट्रोपल या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, ये वाला केस कौन सा है? नहीं कर सकेंगे पहचान, अब फर्क नहीं बता सकेंगे। किस में फर्क नहीं बता सकेंगे आप भला? एजेंसी बाय, एक केस एजेंट एक्सीडिंग अथॉरिटी, दूसरा केस इमरजेंसी अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, और तीसरा ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। तीनों केस डिफरेंट हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा पहचान लेंगे कि ये कौन एक्सीडिंग अथॉरिटी वाला है, इमरजेंसी वाला है, क्या ऑस्टेंसिबल वाला है। नहीं पहचान सकेंगे आप, आपको इतना ही नहीं याद कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, तो उसमें तीनों में फर्क कैसे ढूंढेंगे? नहीं हो पाएगा आपसे। क्या करेंगे बताइए? बताइए क्या मैंने कहा है? एग्जाम में क्या पहचान लेंगे आप? एजेंट में तीन तरह की केस स्टडीज आती हैं, उनमें फर्क पहचान लेंगे। क्या फर्क है? एब्सेंट थे ये ले, सही गलत रहा था कि नहीं गलत रहा था? क्या फर्क है तीनों में? तीन तरह की केस स्टडी कौन सी आती है? अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, और अपेरेंट अथॉरिटी या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, या एस्ट्रोपल एजेंसी बाय एस्ट्रोपल, और तीसरा एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी। अच्छा कैसे पहचानेंगे ये इमरजेंसी वाला केस है? उसमें हाँ, उसमें कंडीशन बता रहा होगा वो कि पेरिशेबल नेचर की प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो वो यहां से शुरू करेगा कि कोई फ्रूट्स हैं, कोई वेजिटेबल्स हैं। एक क्वेश्चन में उसने कहा लकड़ी लेके जा रहा है और उसने रास्ते में बेच दी, भाई लकड़ी थोड़ी खराब होती है लाहौर जाते जाते, वो तो पेरिशेबल गुड कुछ। तो जब एग्जाम में पेरिशेबल कोई गुड आ गई, फ्रूट आ गए, कोई वेजिटेबल्स आ गई, तो समझ लीजिएगा आपको इमरजेंसी की तरफ लेके जा रहा है। एस्ट्रोपल वाला क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे केस स्टडी? उसमें वो कहेगा कि इसको एजेंट के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है और इसने थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया है उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे, ठीक है? हाँ, यहाँ एजेंट साहब, अच्छा यहाँ से सुभान अल्लाह, यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी कि एजेंट को टर्मिनेट कर दिया। इसके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एजेंट को टर्मिनेट कर दिया और जनरल पब्लिक को इतला नहीं दी, तो ये भी तो जनरल पब्लिक इसे हमारा एजेंट समझ रही होगी।
तो ये भी एजेंसी बाय एस्टॉपल का केस आ गया कि नहीं आ गया। और तीसरा कौन सा था, एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी। ये कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में उसने कहा होगा क्वेश्चन में कि एजेंट को ये अथॉरिटी दी गई थी 50,000 तक का सेल करना है, उसने उसे 40,000 में सेल कर दिया, ये एक्सीडिंग अथॉरिटी वाला केस आ गया। आखिरी क्वेश्चन, अगर आपने इसको सही पहचान लिया इसका मतलब अभी तक की सारी डिस्कशन आपको समझ आ गई और एग्जाम में आप एजेंट वाली केस स्टडी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर इसका जवाब गलत दिया इसका मतलब कुछ भी समझ नहीं आया, एग्जाम में भी कुछ नहीं होना आपसे। पूछो सवाल, तैयार है? एक पर्सन को हम नहीं जानते, वो हमें जानता है और वो लोगों को कहता फिरता कि वो हमारा एजेंट है, और ये कह के उसने कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट कर दिया, ये कह के उसने कुछ लोगों के साथ एग्रीमेंट, क्या एजेंसी बाय एस्टॉपल का कंसेप्ट अप्लाई होगा? क्यों नहीं होगा? शाबाश, क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेशन दी ही नहीं। यहां पे हमारे पास लॉ कहता है दो ऑप्शन है। पहली बात तो यही लिखनी है, एजेंसी बाय एस्टॉपल नहीं है, दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये कि जब हमें पता चले तो हम या तो कर लें उसको यस या कर लें उसको नो। यस का मतलब क्या है, हम रेटिफाई कर दें, हम कहें अच्छा ठीक है, पहले तुम एजेंट नहीं थे हमारे, लेकिन तुमने ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी कमाल की कर दिया हमारा नाम लेके, तो चलो हम तुम्हें अपना एजेंट बना लेते हैं। इस सूरत में हम उसके एक्ट के लिए लायबल होंगे। इसे लॉ में कहते हैं रेटिफिकेशन, सब्सिक्वेंटली किसी एक्ट को प्रूव करना, इसे लॉ में क्या कहते हैं, रेटिफिकेशन। इस सूरत हाल में वो नॉर्मल एजेंट की ट्रांजैक्शन बन जाएगी। और दूसरी ऑप्शन क्या है हमारे पास, हम उसे कहते हैं नो। नो का मतलब क्या है, तुम हमारे एजेंट नहीं हो, इस सूरत में हम उसके एक्ट के लिए लायबल नहीं है, इसमें एजेंसी बाय एस्टॉपल का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो, क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी थी। ठीक है, आखिरी एक क्वेश्चन और बोनस है। हम एक जगह पे बैठे हुए, हमारे सामने एक बंदा आया, वो लोगों को कहता फिरता है, हमारे सामने कहता फिरता है, उसे इतनी भी शर्म नहीं, कम से कम हमारे सामने तो ना कहे, हमारे सामने का मैं इनका एजेंट हूं, मैं इनका एजेंट हूं, मैं इनका एजेंट हूं, और हमारे देखते ही देखते उसने 2-3 लोगों के साथ एग्रीमेंट कर लिया। बताइए ये ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी का कंसेप्ट अप्लाई होगा कि नहीं? क्यों, हमने तो रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, सामने तो दी, शाबाश शाबाश। ये होगा इम्प्लॉइड एक्सेप्टेंस वाला कंसेप्ट, पिछला रेटिफिकेशन वाला था, ये इसमें हम लायबल होंगे, इसमें ये हमारा एजेंट है और हम उसके एक्ट, क्योंकि हमारे सामने रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, हम चुप करके, इसका मतलब है हमारी तरफ से यस है, इम्प्लॉइड यस। अगर कोई हमारे सामने काम कर रहा हो और हम बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हो तो बताइए हम लायबल हो जाते हैं कि नहीं? तो कुली वाली एग्जांपल याद आई? ठीक है, हमने नहीं कहा था, कुली आया, सामान उठाया और गाड़ी तक ले गया और हम चुपचाप देखते रहे, हमने ना कहने की हिम्मत ही नहीं की, तो हम लायबल हो गए थे कि नहीं? तो हमारे सामने ट्रांजैक्शन कर रहा है एजेंट, तो हम एजेंट नहीं है, हमारे सामने हमारा नाम लेके ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो फिर लायबल होंगे ना। फर्क समझ आ रहा है? 3 केस स्टडीज हैं, लर्न रहना है आपने। पहली केस स्टडीज टॉपिक में से क्या पूछेगा, एजेंट को उसकी अथॉरिटी से एक्सीड करवाएगा। दूसरी केस स्टडी क्या पूछेगा, इमरजेंसी सिचुएशन लेकर। तीसरी केस स्टडी अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। और रिसेंटली सबसे ज्यादा वो पूछ रहा है जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है, कौन सी वाला, ऑस्टेंसिबल वाली। ऑस्टेंसिबल यही मुश्किल लगती है ना, ये मुश्किल नहीं लगता, कौन सी मुश्किल लगती है, एजेंट एक्सीडिंग अथॉरिटी वाले। अच्छा, कोई भी मुश्किल नहीं लगती, कोई भी मुश्किल नहीं लगती। अच्छा शाबाश है, अभी थोड़ी देर पहले आपको ये भी पता नहीं था पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, और अब कह रहे हैं सर सब कुछ आसान। चलें देखते हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना चाह रहा हूं कि केस स्टडी को, एक तो ये है ना कि सामने केस स्टडी मैं डिस्कस करता जाऊं आए, तो एक दूसरा है कि हम वो मेंटीमीटर आपसे डिस्कस किया था पहले कि आपके सामने केस स्टडी रखी जाए, आप उसको सॉल्व करें, फिर मैं डिस्कशन करूं। ज्यादा बेहतर क्या है, ताकि आपको खुद से भी वैल्यूएशन हो जाए ना। यहाँ पे तो वन वे कम्युनिकेशन है, मैं बोलता जाता हूँ आप सुनते रहते हैं, मैं बोलता जाता हूँ आप सुनते रहते हैं, घर से करके आते हैं। अच्छा चल, लेकिन फिर भी वो एक टेस्टिंग वाली फीलिंग नहीं ना आती, तो वो फीलिंग इंशाल्लाह 1-2 दिन में स्टार्ट करवाएंगे हम। परवेज टर्मिनेटेड सर्विस, जहां से कहानी छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। एजेंट अनम, नो नोटिस टू डिस्पैच वाज गिवन बाय परवेज, सब्सिक्वेंटली अनम परचेज्ड सम गुड्स फ्रॉम तलाल ऑन बिहाफ ऑफ परवेज। इज परवेज लायबल टू पे फॉर द गुड्स? नहीं, वो तो उसके एजेंट नहीं है, लेकिन उसने नोटिस नहीं दिया पब्लिक को, इसका मतलब स्टैट्स के लिए लायबल। इसको क्या कहते हैं, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या अपेरेंट अथॉरिटी या एजेंसी बाय एस्टॉपल।
चले आप पार्टनरशिप भी शुरू करवा रहे हैं, एक कंसेप्ट और ना आपको सिखा दूं बोनस में, पार्टनर बाय स्टॉपल का। पार्टनर बाय स्टॉपल का कंसेप्ट क्या है? एक पार्टनर है, पार्टनरशिप को, अच्छा पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, सारे एजेंसी के कंसेप्ट पार्टनरशिप पे अप्लाई हो जाते हैं। क्यों? पार्टनरशिप एक लाइन लिखी है, वो लाइन क्या बोला? पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। एक पार्टनर कोई एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट किया एक पार्टनर ने, बाइंडिंग है सब पे, है ना अजीब बात। एक पार्टनर चुपके से बैंक के पास जाता है, कहता है मुझे मेरी फर्म के लिए लोन दो, बैंक कहता है ये लो लोन, वो लेके पैसे दुबई निकल जाता है, तो वो याशी योशी करके पैसे जीरो करके वापस आ जाता है। बताइए बाकी की पार्टनरशिप लोन रीपे करने के लिए लायबल है कि नहीं? क्यों लायबल है? क्योंकि एजेंट्स आर, सॉरी पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर। उसमें केस स्टडी टेस्ट करता है, कहता है 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायर हो गया, क्या हो गया? लेकिन जनरल पब्लिक को नोटिस नहीं दिया। रिटायर होने के बाद उसने किसी दूसरे बंदे से चीजें खरीदी और पैसे नहीं दिए, फर्म के नाम से चीजें खरीदी, पैसे नहीं दिए। बताइए बाकी के पार्टनर्स लायबल हैं कि नहीं? क्यों? वो तो पार्टनर नहीं था, लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दिया था। ये कौन सा कंसेप्ट है? नहीं एजेंसी बाय एस्टॉपल, ये कंसेप्ट है पार्टनर बाय एस्टॉपल का। पार्टनर का टॉपिक है तो पार्टनर बाय एस्टॉपल होगा, एजेंसी बाय एस्टॉपल थोड़ी होगा। ऐसे ना करें यार, नहीं वो ये नहीं कर रहा था। बे क्लियर हुआ? उसी तरह यहाँ पे परवेज लायबल है, क्लियर हुआ? लायबल है। आगे चलते हैं। अब ये पार्टनरशिप में कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। पार्टनरशिप में जब ये सारे टॉपिक दोबारा आएंगे ना, तो मैं दोबारा इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, आपको रेफर करवा के क्विक रिवीजन करवा दूंगा, ये 2-3 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, बस उसके बाद आगे। 15 पारस राइट्स टू तलाल दैट आजम इज ऑथोराइज्ड टू सेल हिज कार। पारस प्राइवेटली इंस्ट्रक्ट्स आजम नॉट टू सेल द कार, यानी उसने कहा ये मेरा एजेंट है और एजेंट को कह दिया नहीं भाई, यानी एम्प्लॉयड अथॉरिटी है उसके पास, एक्चुअल अथॉरिटी उसने कम कर दी, जीरो कर दी एक तरह से। एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, दूसरों को कहा अथॉरिटी है, एक्चुअल अथॉरिटी एजेंट की नहीं। फिर क्या हुआ? आजम सेल्स द कार टू तलाल फॉर ₹4। आजम ने गाड़ी सेल कर दी। अच्छा मुझे बताइए, थर्ड पार्टी इनोसेंट है कि थर्ड पार्टी फॉल्टी है? इनोसेंट। थर्ड पार्टी डज नॉट नो रिस्ट्रिक्शन, तो थर्ड पार्टी को चूंकि नहीं पता तो उसने इनोसेंट होते हुए एग्रीमेंट कर लिया। क्या ये एग्रीमेंट बाइंडिंग है प्रिंसिपल पे? अच्छा अगर थर्ड पार्टी को पता होता कि एजेंट को मना किया हुआ है, फिर बाइंडिंग नहीं होता। अगर ये पब्लिकली इंस्ट्रक्ट करता ना नॉट टू सेल, यहां पे प्राइवेटली की जगह क्या वर्ड होता, तो फिर ये एग्रीमेंट प्रिंसिपल पे बाइंडिंग ना होता। प्राइवेटली का मतलब थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं है, ये एग्रीमेंट प्रिंसिपल पे बाइंडिंग, यानी प्रिंसिपल को कार बेचनी ही पड़ेगी। प्रिंसिपल को कार, फर्ज करे प्रिंसिपल को 1 लाख का नुकसान हुआ क्योंकि प्रिंसिपल को दूसरा ग्राहक अच्छा उसकी नजर में था, इसीलिए उसने कहा था गाड़ी ना बेचो, तो अब प्रिंसिपल क्या करे? एजेंट से रिकवर करवाए। कौन सा कंसेप्ट है ये? एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी। शाबाश, एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी का कंसेप्ट है, जिसमें एजेंट लायबल है। एजेंट लायबल है, किसको लायबल है? थर्ड पार्टी को क्या प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल को। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट 16 पाशा लीव सर्टन आर्टिकल्स विद असलम एंड ऑक्शनर आस्किंग हिम नॉट टू सेल देम बिलो ए स्टेटेड प्राइस। अच्छे जो ऑक्शनर होते हैं ये एजेंट होते हैं, ये जो नीलामियां करते हैं, ऑक्शन नीलामी होती है ना, हाँ चीजें किसी और के, वो कहते हैं भाई ये बेच दो, ये फर्नीचर ये बेच दो, एजेंट के तौर पे उनको बेचते हैं। उसको कहा था मेरे भाई तुमने स्टेटेड प्राइस से कम पे चीज नहीं बेचनी, इसका मतलब है अथॉरिटी स्पेसिफाई कर दी, एक्चुअल अथॉरिटी स्पेसिफाई कर दी। असलम सेल्स द आर्टिकल्स टू तारिक बिलो द स्टेटेड प्राइस। तारिक नोज ऑफ पाशाज इंस्ट्रक्शन टू असलम। अब बताइए, एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, लेकिन थर्ड पार्टी को नॉलेज था, क्या प्रिंसिपल लायबल है? नहीं लायबल। शाबाश, क्लियर हो गया। नाउ पाशा वांट्स टू सेटिस्फाइड, कर सकता है, लेकिन अगर तारीख को पता ना होता, 1 मिनट है वो ठहर जाएं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ओके, अगर इसमें तारीख इग्नोरेंट है, अब बताइए अब क्या होगा? अब सेटिस्फाइड नहीं कर सकता पाशा, अब प्रिंसिपल लायबल है, लेकिन प्रिंसिपल को जो नुकसान हुआ है वो एजेंट से रिकवरी करवाएगा, ऑक्शनर से कहेगा। ऑक्शनर जो है उसको जुर्माना भरना चाहिए ना? क्यों भरना चाहिए? कॉमन सेंस से सोचिए, क्योंकि उसे कहा गया था कि भाई तूने इससे कम पे नहीं बेचना, उसने कम पे बेच दिया,
उसे कहा गया था कि नहीं बेचना, लेकिन उसने खरीद लिया, बेच दिया, कम प्राइस पे के ज्यादा पे, कम पे बेचा। तो अब बताइए एजेंट लायबल है कि नहीं? एजेंट कंपनसेट करेगा जो लॉस हुआ। किसको? प्रिंसिपल को। क्यों भला? क्योंकि थर्ड पार्टी इग्नोरेंट थी। आगे चलते 18 पाशा कंसाइंस बटर। कंसाइंस का मतलब क्या होता है? सेंड करना, शिप करना, भेजना। कंसाइनमेंट को शिपमेंट भी कहते हैं, कंसाइन करने को शिप करना भी कहते हैं। पाशा ने शिप की, पाशा ने कंसाइन की। क्या? बटर क्या होता है? मछली? क्या है? मक्खन। हाँ, बटर। मक्खन से याद आया, ये तो खराब हो सकता है, ये तो पेरिशेबल आइटम है। आगे मुझे पता नहीं, वैसे सच में नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि केस स्टडी किस तरफ जाएगी? इमरजेंसी की तरफ। पाशा कंसाइन बटर टू अमीन हिज एजेंट एट लाहौर विद डायरेक्शन टू इमीडिएटली टू बाकिर एट रावलपिंडी, कि फौरी तौर पे इसे रावलपिंडी में भेज दो बाकिर को। अमीन नोटिस दैट बटर माइट नॉट बियर द जर्नी टू रावलपिंडी विदाउट स्पॉइलिंग। अतः खराब हुए बगैर तो नहीं पहुंचेगा। अमीन सोल्ड द बटर एट लाहौर टू अवॉइड लॉस। इज एक्ट ऑफ अमीन वैलिड? कैसे वैलिड? वो तो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है। इमरजेंसी केस है, वैलिड प्रोवाइडेड। जब कभी इमरजेंसी का केस है, आपके सोल्यूशन में 3 कंडीशन लाजमी होनी चाहिए, वरना फेल हो जाएंगे। जब कभी अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी की केस स्टडी है, आपके सोल्यूशन में 3 कंडीशन लाजमी होनी चाहिए, वरना फेल हो जाएंगे। जब कभी अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी की केस स्टडी आए, आपके सोल्यूशन में तीनों कंडीशन लाजमी होनी चाहिए, वरना आप फेल हो जाएंगे। तो इसमें 3 कंडीशन लिखेंगे कि नहीं? 3 कंडीशन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? भाई आती होगी तो लिखेंगे ना। अभी पता चला 3 कंडीशन कौन सी इमरजेंसी वाली? सुनिएगा, भाई सुनाना चाह रहे हैं, उनको मौका दें। रियल इमरजेंसी होनी चाहिए, लॉस रिकवर हुए और प्रॉफिट में चेंज हुए। टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। और तीसरी कौन सी थी? देखा सही? अच्छा, मैंने सही नहीं कहा था कि नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, इम्पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो मेन का एक्ट वैलिड है। आगे चलते हैं। पाशा कंसाइंस फर्नीचर टू आबिद हिज एजेंट एट लाहौर विद डायरेक्शन टू सेंड द आइटम इमीडिएटली टू बाबर एट रावलपिंडी। Abid thought the furniture might not fetch good price at Rawalpindi and sold the furniture in Lahore. उसने कहा रावलपिंडी में तो प्राइस कम मिलेगी, यहाँ पे ज्यादा प्राइस पे बेच देता हूँ, प्रिंसिपल को मुनाफा होगा, वो खुश होगा। तो प्रिंसिपल खुश होगा, क्यों? हो उसे ज्यादा प्राइस मिल रही है। ये अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है। अगर प्रिंसिपल समझता है कि उसको कोई नुकसान हुआ है तो वो इसे रिकवर करवा सकता है। क्लियर? ये 13 केस ऑफ इमरजेंसी का केस है कि नहीं? 13 केस ऑफ इमरजेंसी का केस है कि नहीं? अच्छा, घर से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो चीज जरूरी है वो नहीं कर रहा है। कार की चाबियां बनाने के लिए जो चीज जरूरी है ना, वो काम कर रहा है। चाबियां क्यों क्या खेल रहे हैं उनके साथ? ये बताएं, इसमें 3 कंडीशन एक्सीड अथॉरिटी वाला केस लगेगा। अच्छा, इसमें बताइए इमरजेंसी वाली 3 कंडीशन लिखेंगे कि नहीं? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये इमरजेंसी वाला केस नहीं है। लेकिन सोच के बताइए, ये आपको कब पता चला इमरजेंसी वाला केस नहीं है? तीनों कंडीशंस का एनालिसिस करने के बाद। देखिए, उसने केस बनाया किस कंसेप्ट पे है? इमरजेंसी वाले पे नहीं बनाया। हालांकि इमरजेंसी की कंडीशन पूरा नहीं उतरा, लेकिन केस तो इमरजेंसी वाला बनाया ना, तो कंडीशन तीनों लिखेंगे। लेकिन फिर लिखेंगे इसमें ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये रियल इमरजेंसी नहीं थी, और इसमें प्रिंसिपल को लॉस से बचाने की भी कोशिश नहीं की गई, तो प्रॉफिट देने की कोशिश की गई है। इसलिए इसमें अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा और एजेंट लायबल है। बात समझ आ रही कि नहीं? यानी अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन उससे बनाए इमरजेंसी वाली सिचुएशन के ऊपर, आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा हो रहा है ना कि इमीडिएटली आदम उसने अपनी अथॉरिटी एक्सीड किया प्रिंसिपल को फायदा पहुंचाने के लिए, तो केस स्टडी इमरजेंसी की तरफ जा रही है ना। हालांकि कंडीशन पूरी नहीं हो रही, लेकिन हमें पता चल रहा है उसने कंसेप्ट कौन सा टेस्ट करने की कोशिश की है। तो इमरजेंसी वाली कंडीशन लिख देनी चाहिए
यानी अगर केस स्टडी इमरजेंसी वाली है तो चाहे कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही, हमने कंडीशन लिखनी है, क्योंकि कंसेप्ट वो टेस्ट कर रहा है और फिर उसके बाद बता देंगे कि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये इसलिए एजेंट लायबल है। नहीं समझ आई ना बात की? क्या कहा भला? ये क्वेश्चन अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी का ही है, लेकिन इसमें चूंकि कंडीशन पूरी नहीं हो रही इसीलिए एजेंट लायबल है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी पे बनाया गया है तो कंडीशंस लिखनी है। ये बात समझ है? स्टूडेंट कहते हैं सर ये अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी तो है ही नहीं, तो कंडीशन लिखने की क्या जरूरत है? तो कंडीशन पूरी नहीं हो रही ना, कंडीशन पूरी नहीं हो रही। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में लिखेंगे कंडीशन, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में बता देंगे कि पूरी नहीं हो रही है, एजेंट लायबल है। बेहतरीन। ये बस एमसीक्यूज रह गए। हाँ एमसीक्यूज रह गए। शाबाश शाबाश शाबाश। जी जी क्वेश्चन एमसीक्यूज। बुक्स बंद कर दें, बुक्स बंद कर दें। अब तो आपके नॉलेज का टेस्ट है, पढ़ लिया जितना पढ़ना था आपने। ए माइनर कैन बी एन एजेंट बट नॉट लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। माइनर कैन बी अ प्रिंसिपल? नहीं, जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो प्रिंसिपल। इसका मतलब है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड प्रिंसिपल, माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, लेकिन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एजेंट, माइनर प्रिंसिपल, माइनर एजेंट। लेकिन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या माइनर जब एजेंट होगा तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए, अपनी नेग्लिजेंस के लिए किसी को लायबल नहीं होगा। भाई कुछ समझ आया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2। An agent has authority in emergency to do all such acts as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances for the purpose of। भैया किस पर्पस के लिए वो सारे एक्ट कर सकता है? प्रोटेक्टिंग प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। तो कौन सा फिर कंसेप्ट हुआ? ऑप्शन सी। ऑप्शन ठीक हुई, सी ऑप्शन ठीक हुई। नेक्स्ट, एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सही कह रहा है। बाय निगोशिएटिंग विद थर्ड पार्टी। सही कह रहा है। एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से निगोशिएट करता है, ऐसे होता है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देयर इज नो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन। नॉर्मल हालात में किन लोगों के दरमियान में? एजेंट और प्रिंसिपल नहीं, एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है, होता है। उसी तो एजेंसी एग्रीमेंट कहते हैं, उसी से तो एजेंसी रिलेशनशिप बनता है। प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में एग्रीमेंट होता है। क्या पार्टनर्स का आपस में एग्रीमेंट होता है? यस होता है। हाँ, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, वो अलग बात है। एग्रीमेंट जरूर होता है। तो नॉर्मल हालात में एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान में एग्रीमेंट होता है। प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी के दरमियान भी एग्रीमेंट होता है। जो एजेंट एग्रीमेंट करता है वो किन के दरमियान में होता है? जो एजेंट एग्रीमेंट करता है किसके दरमियान में होता है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान में। तो ये भी ठीक। द एजेंट एंड थर्ड पार्टी, इनके दरमियान में एग्रीमेंट नहीं होता। एजेंट एंड सब एजेंट पता नहीं क्या चीज है। एजेंट का आगे एजेंट लग रहा होगा, तो एजेंट का एजेंट अगर एजेंट अपॉइंट करे तो भी एग्रीमेंट के जरिए से करेगा। आउट ऑफ सिलेबस आ गया सब एजेंट का लफ्ज। लेकिन करेक्ट ऑप्शन तो हमें पहले मिल चुकी है, क्या? सी। नॉर्मली एजेंट और थर्ड पार्टी के दरमियान में कोई एग्रीमेंट नहीं होता। क्यों भला? क्योंकि एजेंट जो एग्रीमेंट कर रहा है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। नेक्स्ट, जमाल अपॉइंटेड अदील to do act for him or to represent in dealings with third parties. Since Adil is an agent and Jamal will be principal. आई कैप मर जाएगा, इस तरह का सवाल नहीं देगा कभी। ये सिर्फ आपको धोखा देने के लिए है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी नहीं आया, ना कभी आएगा। इतना आसान, इतना आसान। और आप पढ़ के समझते हैं कि सर इतना आसान पेपर आएगा, ये तो हम चुटकी बजाते में पास कर लें। 5. रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट इज कॉल्ड एजेंसी रिलेशनशिप। नहीं आएगा ये। ज्यादातर क्वेश्चंस इसमें आपके सिर्फ कंसेप्ट टेस्ट करने के लिए हैं, कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए। वो एग्जाम लेवल के नहीं है, एग्जाम लेवल के नहीं है। एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपको पास्ट पेपर की पैटर्न, या वो जो वॉल्यूम 2 आपके साथ शेयर किया है, वॉल्यूम 2 है, पता है आपको कि वॉल्यूम 2 होता है? चले,
वो नहीं तो ICAP के पास पेपर डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिस करें, वो असल में प्रैक्टिस होगी। ये ना समझे वॉल्यूम 2 बेचने के लिए कह रहा हूं भाई वो ले लो, नहीं लेना ना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल प्रैक्टिस जो करनी है आपने पास पेपर से होगी। इफ द प्रिंसिपल इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही कैन मेक एजेंसी रिलेशनशिप। नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो माइनर अनसाउंड माइंड है, एजेंसी रिलेशनशिप बना सकता है? नहीं बना सकता, प्रिंसिपल नहीं बना सकता। कैन नॉट मेक एन एजेंसी रिलेशन, कैन मेक एन एजेंसी रिलेशनशिप नहीं, कैन नॉट मेक एन एजेंसी, यस। फिर सी कैन अपॉइंट अनदर पर्सन टू मेक एन एजेंसी रिलेशनशिप ऑन हिज बिहाफ, नहीं। नन ऑफ द अबव इज ट्रू, नहीं एक ट्रू है, कौन से? बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हुई है बात? अब चलते हैं अगले 7। नवीद अपॉइंटेड इमरान एज हिज एजेंट, नाउ द एक्ट्स ऑफ इमरान आर बाइंडिंग फॉर नवीद। नवीद के लिए बाइंडिंग है एक्ट्स। नवीद अपॉइंटेड इमरान एज हिज एजेंट, नाउ द एक्ट्स ऑफ इमरान आर बाइंडिंग फॉर नवीद। बाइंडिंग फॉर बोथ नवीद एंड इमरान, नहीं सिर्फ एक के लिए बाइंडिंग होते हैं। किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए बाइंडिंग होते हैं, एजेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होते। बाइंडिंग नॉट बाइंडिंग फॉर नवीद, नवीद के लिए बाइंडिंग है, यस। नॉट बाइंडिंग फॉर गलत है, क्योंकि नवीद कौन है? प्रिंसिपल है। एजेंट ने जो एग्रीमेंट किए हो प्रिंसिपल पे बाइंडिंग होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी ए, बाइंडिंग फॉर इमरान के ऊपर कहां बाइंडिंग है? हाँ, एक केस में इमरान के ऊपर बाइंडिंग हो सकते हैं ये एग्रीमेंट, एक केस में माइनर हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जब अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे और थर्ड पार्टी को नॉलेज हो, नहीं अथॉरिटी से एक्सीड करे तो उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाएंगे। अब वो थर्ड पार्टी को लायबल है कि प्रिंसिपल को, ये डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई ए। बी, व्हाट इज द मिनिमम कंसीडरेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी? नो, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये हमने पढ़ा है, मिनिमम कंसीडरेशन पढ़ा हमने। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन आ गया याद मुझे, जरा सुनाइए एग्जांपल्स। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वाइड होते हैं ना, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी। एक्सेप्शन क्या थी? क्या एक्सेप्शन थी? एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन और कंप्लीटेड गिफ्ट, टाइम एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट, एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। आगे नीचे चले और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और नीचे आए बेलमेंट और नीचे अदर कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट और एजेंसी। पहुंचे एजेंसी के ऊपर, ये हमने वहां पे पढ़ा था कंसेप्ट। कहां पढ़ा था? कहां पढ़ा था? कहां पढ़ा था ये कंसेप्ट? बता कहां पढ़ा था? कौन से टॉपिक में? एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वाइड, लेकिन इसकी एक्सेप्शन थी जिसमें पढ़ा था कि एजेंसी का एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन हो सकता है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? इज रिक्वायर्ड। सी ऑप्शन हुई करेक्ट, सी ऑप्शन हुई। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन याद आया, ICAP सबसे ज्यादा उस टॉपिक में से यही पूछता है ना। तो आपको याद है उसमें 2-3 केस स्टडी भी थी, उसकी कंडीशन बता दें। रिटर्न नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, शाबाश। रजिस्टर्ड पता नहीं है कि नहीं है, एक मिनट है रे, रजिस्टर्ड का नहीं मुझे आप बताए ना था। और 4 कंडीशन मुझे इतना याद है, 4 कंडीशन थी, 4 कंडीशन पूरी करवा दे। आपने कहा रिटर्न हो, रजिस्टर्ड हो, नियर रिलेशनशिप हो, तो 3 हुई हैं, 4 है। एक मिनट है, ये एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बात, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट की बात तो नहीं ना कर रहे, क्योंकि उसमें मेरा ख्याल है 3 थी। इस एग्रीमेंट अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड 4 थी। कौन कौन सी? पहली नियर रिलेशनशिप हो, रिटर्न हो, रजिस्टर्ड हो और ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। हाँ, ये 4 कंडीशन थी। मैं समझ रहा था, मैं असल में मिक्स कर रहा था टाइम बार डेट के साथ, क्योंकि मुझे टाइम बार डेट की कंडीशन भी याद नहीं है। मेरा बताइए टाइम बार कंडीशन की डेट बताए। साइंड बाय पर्सन और ऑथोराइज्ड एजेंट हो, साइंड बाय डायरेक्टर ऑथोराइज्ड, और रिलेट टू लॉ ऑफ लिमिटेशन,
और तीसरा रिटर्न होना चाहिए, और रजिस्टर्ड भी। टाइम बार डेट का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन रजिस्टर्ड होना जरूरी है, टाइम बार डेट रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। अच्छा, कंप्लीटेड कंट्रीब्यूट चैरिटी, चैरिटी का भी तो एग्रीमेंट था उसमें, जिसमें कोई नमाजी इमाम मस्जिद साहब से वादा करते थे कि मैं मस्जिद की तामीर के लिए 5 लाख रुपए चंदा दूंगा, तो वो भी वाइड होता था ना एग्रीमेंट, और कोई नहीं बोलेगा, वाइड होता था ना एग्रीमेंट, वाइड होता था, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन है, वैलिड होता है। कब? हमेशा रिटर्न में हो तो। ये हाल है। याद क्यों नहीं किया मेरे भाई ने, रिवाइज क्यों नहीं किया? अगर प्रोमिसरी ने लायबिलिटी इनकर की हो तो फिर वो लायबल होगा किस अमाउंट तक का? लायबिलिटी और प्रॉमिस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अच्छा, विच एवर इज लोअर का एक और भी कोई कंसेप्ट था, विच एवर इज लोअर का कोई और भी कंसेप्ट था पेनल्टी में, कि पेनल्टी अगर स्पेसिफाइड हो कॉन्ट्रैक्ट में तो कौन सी पेनल्टी लागू होगी? स्पेसिफाइड अमाउंट और रीजनेबल या एक्चुअल, विच एवर इज लोअर। आगे चलते हैं। ये तो 8 का तो हो गया सी। 9 का, व्हाट आर द एसेंशियल्स, व्हाट आर द एसेंशियल फॉर ए पर्सन टू एम्प्लॉय एन एजेंट। कौन से एसेंशियल जरूरी है एजेंट अप्लाई करने के लिए? पर्सन शुड नॉट बी ऑफ साउंड माइंड, एजेंट अपॉइंट करने के लिए तो साउंड माइंड होना जरूरी है, अनसाउंड होना थोड़ी जरूरी है। द पर्सन शुड बी मेजर अकॉर्डिंग टू द लॉ टू व्हिच द एजेंट इज सब्जेक्ट। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो करेक्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट सेलेक्ट करनी है क्या? करेक्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो देख लेते हैं शायद मोस्ट एप्रोप्रिएट। द पर्सन शुड बी मेजर अकॉर्डिंग टू लॉ टू व्हिच ही सब्जेक्ट एंड शुड आल्सो बी ऑफ साउंड माइंड। तीसरी वाली सी इज मोर एप्रोप्रिएट देन बी। क्यों? क्यों? सी में उसने 2 कंडीशन बता दी जो जरूरी है, मेजर और साउंड माइंड। बी में सिर्फ एक थी, तो सी ज्यादा। दी द पर्सन शुड हैव एग्जीक्यूटेड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिफोर एम्प्लॉइंग एन एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये मुझे पता है कि ये जरूरी नहीं है। एजेंट अपॉइंट करने के लिए क्या जरूरी है? सी, मेजर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी मेजर हो और साउंड माइंड। 10 एन एजेंट्स अथॉरिटी कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय एक्सप्रेसली राइटिंग द टर्म्स देयरऑफ, only by implication, only by expressly writing the terms thereof and registering the same with sub registrar, either expressly or impliedly। एजेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या है? कि रिटर्न में ओरल एक्सप्रेस होता है कि नहीं होता? ओरल इम्प्लाइड नहीं होता, ओरल एक्सप्रेस होता है। ओरल और रिटर्न दोनों एक्सप्रेस होते हैं। एक्सप्रेस का मतलब जो अल्फाज से कम्युनिकेट किया गया हो, इम्प्लाइड का मतलब जो कंडक्ट से कम्युनिकेट किया गया हो। अगर हम कुली को लिख के दें कि सामान उठाओ, ये क्या है? एक्सप्रेस। अगर हम जबानी बोले सामान उठाओ, ये भी एक्सप्रेस। और अगर वो सामान उठाए और हम कुछ ना बोले, इम्प्लाइड। तो एजेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड। इम्प्लाइड एजेंट की कोई और एग्जांपल दे, आज ही डिस्कस किया जो उनमें से। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा हमारी इजाजत के बगैर लोगों को कह रहा है, हमारे सामने लोगों को कह रहा है कि मैं इनका एजेंट हूं, और हम चुप करके सुन रहे हैं, तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्ट है, तो ये हमारा एजेंट एम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, ये एजेंट एम्प्लॉयड एजेंट हो गया। तो इसका मतलब है एजेंसी रिलेशनशिप एक्सप्रेसली भी क्रिएट हो सकता है, एम्प्लॉयडली भी। डी ऑप्शन करेक्ट है। 11 आउट ऑफ द फॉलोइंग हु कैन अपॉइंट एन एजेंट? Person of sound mind with 16, age is 16. Person of sound mind, age is 25. Yes. Person of unsound mind, age is 25. No. Person of unsound mind, age is 16. No. Option B. Person of sound mind, age is 25. आगे चलें। Asif is residing in Khanewal and has a house in Liya. Asif appoints Bashir by power of attorney to take care of his house. State the nature of agency created between Asif and Bashir. Employed, agency in emergency, agency by holding out, express agency, express agency. ये होल्डिंग आउट का लफ्ज हमने पहले कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा। चले, पार्टनरशिप में आएगा। और शायद हम ये पढ़ें कि वो जो स्टॉपल वाला था ना, एजेंसी बाय स्टॉपल, वो होल्डिंग आउट एजेंसी भी है। एजेंसी बाय स्टॉपल याद है? एजेंसी बाय स्टॉपल क्या था कंसेप्ट? कौन सा कंसेप्ट? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारी डी है।
एजेंसी बेस्ड एस्ट्रोपल का क्या कंसेप्ट था कि एक पर्सन को रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो हमारा एजेंट है, असल में एजेंट नहीं है, और इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे थर्ड पार्टीज तो हम लायबल हैं। अच्छा बताइए, इस चैप्टर में से आई कैप एग्जाम में 3 तरह की केस स्टडीज पूछता है, वो कौन कौन सी हैं? पहला एजेंट एक्सीडिंग हिज अथॉरिटी, दूसरा अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, तीसरा ऑस्टेंसिबल या पेरेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। अथॉरिटी एक्सीड होती है तो फिर रूल क्या होता है, ये हमने वो बॉक्स बना के भी दिया हुआ है, बॉक्स बना के भी दिया, और इमरजेंसी के केस में कंडीशंस वो आपको याद होनी चाहिए, और जो होल्डिंग आउट है स्टॉपल, अथॉरिटी स्टॉपल, उसकी भी कंडीशंस हैं कि रिप्रेजेंटेशन दी जाए हमारे सामने और थर्ड पार्टी उस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे एग्रीमेंट करें। ये इस पूरे चैप्टर में ये 3 कंसेप्ट ज्यादा अहम हैं जिनमें से केस स्टडी वो टेस्ट करता है। तो क्लियर हो गया, अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए फिर टाइम 5 मिनट रह गया, लेकिन अब मेरा है डेफिनेशन भी कल ही हम कर लेंगे, कल कर लें। हाँ चलिए ठीक है, नहीं मैं खुद यही कह रहा हूँ, कल ही करते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।